Hello everyone. So in this video we will see the chapter number 2 of लक्ष्मीकांत पॉलिटी। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले टॉपिक आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन राइज होता है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड ही क्यों पड़ी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की हमारी डिमांड इसलिए पड़ी ताकि जिसके कारण जो है हम अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकें। ठीक है, उसके अंदर हम अपने रूल्स रेगुलेशन लॉज एक्ट्स आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अपना खुद का हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकें, इसलिए जो है हमको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि हमारे जो बेसिकली 1934 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इंडिया की, उन्होंने फर्स्ट टाइम एम एन रॉय के द्वारा सबसे पहले बार बताया गया था कि एम एन रॉय ने डिस्कस किया था कि वो जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इंडिया का। और जो ये एम एन रॉय हैं ये हमारे इंडिविजुअल ग्रुप हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ग्रुप होते हैं, यानी कि ये हमारे किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। जैसे उस टाइम पीरियड पे हमारी जो मेजर पार्टी मर्ज होके आ रही थी वो थी हमारी कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस एट दैट टाइम वाज दी मेजर पार्टी। अब यहाँ पे जो है उस फाइनली कांग्रेस के अलावा जो यहाँ पे इंडिविजुअल ग्रुप्स भी थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए हम कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबल हो रहे थे। इसके अंदर जैसे कि एम एन रॉय हो गया, एस एन अग्रवाल हो गया, और एक थर्ड थी हमारी पार्टी जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बेसिकली 1934 के अंदर एम एन रॉय ने बताया कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, और फाइनली 1935 के अंदर यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बताया फर्स्ट टाइम कि उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की ज़रूरत है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। ठीक, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने INC के बिहाफ पे ये डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया का जो है वो फ्रेम्ड किया जाएगा विदाउट एनी इंटरफ्रेंस बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, तो यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिसके अंदर जो है हमारे मेंबर्स चुने जाएंगे, इलेक्शन कंडक्ट होंगे, वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, और जो इलेक्शन कंडक्ट होंगे वो हमारे बेसिस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है यानी कि हमारे जो भी पर्टिकुलर एडल्ट्स हैं, ठीक है, उनके पास राइट होगा अपने खुद के मेंबर्स को इलेक्टेड करने के लिए, उनको चूज़ करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये बात की गई थी 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फाइनली जो है 1940 और 40 के अंदर हमारा अगस्त ऑफर आया था। अगस्त ऑफर में मैंने आपसे पहले प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगस्त ऑफर के अंदर जो है हमारे बात की गई थी कि इंडिया को हमारा डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी जाएगी, और बात की गई थी कि हमारा जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट होंगे, उसके बेस में भी हमारी बात की गई थी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इमर्ज होकर टाइम आया 1942 के अंदर, तो ये एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे जो इंडियंस थे वो डिमांड करने लगे थे पूर्ण स्वराज की। उनको जो है अब जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस होता है कि हमारे कुछ राइट्स या फिर कुछ पावर्स जो हैं वो हमारे इंडियंस के पास रहेंगी और कुछ पावर्स जो है हमारे ब्रिटिशर्स के पास रहेंगी। अब जो वहाँ पे हायर अथॉरिटी है जो कि कंट्रोल करती है पॉलिटिकल फंक्शन को, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, जुडिशल फंक्शंस को, उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी रहेगी हमारी ब्रिटिशर्स के हैंड्स में। ठीक है, ये बताता है हमारा डोमिनियन स्टेटस। फिर आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर मेंशन है कि 19 नवंबर 1946 के अंदर जो है हमारा फॉर्मुलेटेड हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, जिसके अंदर हमारे वेरियस फीचर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इसके अंदर टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो थी 389, जिसके अंदर जो 296 सीट्स थी वो हमारी ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स को एलोकेट की गई थी। ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स क्या होते हैं? ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जो कि हमारे ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। ठीक है, और जबकि जो हमारी 93 सीट्स हैं वो हमारी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थी।
प्रिंसली स्टेट्स हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जो हमारे कह सकते हैं ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है। लेकिन वो जो है टैक्स प्रोवाइड किया करते थे ब्रिटिशर्स को, जिसके कारण जो है वहाँ पे हम कह सकते हैं उन स्टेट के अंदर ब्रिटिश का रूल नहीं हो और वो अपना जो है शासन इंडिपेंडेंट तरीके से कर सकें, इसलिए जो है वो टैक्स प्रोवाइड कराते थे ब्रिटिशर्स को। फिर जो है बात की गई है कि ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स इन स्मॉल स्टेट वर एलोकेटेड टू सीट प्रोपोर्शन इन रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, रफली 1 सीट एलोकेटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमारी 1 सीट प्रोवाइड की गई थी प्रत्येक मिलियन पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स थे वो चूज़ होते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस के द्वारा, इलेक्शन कंडक्ट करवाने के द्वारा। अब इलेक्शन कंडक्ट के अंदर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी एक मेंबर चुना जाता था और वो एक मेंबर जो है हमारा बेसिकली 1 मिलियन पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में चुना जाता था। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि दीस इंक्लूड मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, बंगाल एंड असम। यानी कि ये बात कर रहा है जो हमारे प्रोविंसेस थे जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थे, वो कौन कौन से थे, जैसे कि हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, बंगाल, असम, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जगह पे हमारे प्रोविंसेस थे जो कि हमारे ब्रिटिश के कंट्रोल प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश के हम कह सकते हैं कंट्रोल में थे, लेकिन ये हमारे प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्डिंग नहीं आते थे, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे बॉम्बे के अंदर, मद्रास के अंदर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल तो था, लेकिन ये हमारे प्रिंसली स्टेट्स के अंदर नहीं आते हैं। प्रिंसली स्टेट्स होते हैं जो कि हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट हो रहे होते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा बेसिकली सीट्स अलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। जो सीट्स दी गई थी ब्रिटिश प्रोविंसेस को वो डिवाइड की गई थी हमारी बेसिकली 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के अंदर। वो जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ हैं वो है हमारी मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, जिसके अंदर जो है हमारी बेसिकली और जनरल के अंदर जो है जितने भी बचे हुए हमारे मेंबर आते हैं एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख, तो वहाँ पे जो है हमारी जनरल्स के अंदर जो है सीट को हमारा डिवाइड किया गया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इन वोटिंग वाज टू बी मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमने इलेक्शन कंडक्ट किया था, डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट किया था, उसके अंदर जो है हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे जो है अपना इलेक्शन कंडक्ट किया था और जो है अपने मेंबर्स को चुना था, ठीक। अब है हमारा बेसिकली इलेक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली 296। ये मैंने आपको बता दिया 296 जो थी वो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर जो स्टेट्स आते हैं उसके अंदर हमारी 296 सीट्स थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ द तो अभी जो है इस टाइम पीरियड पे हम कह सकते हैं डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुआ था। डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि हमारा इलेक्शन जो कंडक्ट हो रहे थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस के बेस्ड पे हमारे इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट हो रहे थे। अब यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है वो सभी सेक्शन को रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है, जिसके अंदर हमारे इंक्लूड हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस, एससीज, एसटी और वुमेन भी, ठीक है। सभी सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन का चांस दिया गया है, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो हाउ वी विल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल वर्क। सो यहाँ पे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 के अंदर, जिसके अंदर बताया गया था कि टोटल 207 मेंबर्स थे। और यहाँ पे जो हमारा ओल्डेस्ट मेंबर थे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारे ओल्डेस्ट मेंबर थे, किसके, टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द असेंबली के, यानी कि ये हमारे इलेक्टेड किए गए थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा चेयरमैन असेंबली के, ठीक है। यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, तो इनके द्वारा इलेक्टेड किए गए थे हमारे मेंबर्स। फिर जो है हमारा बेसिकली हम बता, क्योंकि जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा है ये हमारे ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो इनको जो है चेयरमैन अपॉइंटेड किया गया था असेंबली का। और ये जो हमने प्रैक्टिस ली है ये हमने फ्रेंच प्रैक्टिस से
ली है। ठीक है, फ्रेंच प्रैक्टिसेस के अंदर ऐसा ही होता है कि हमारे जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है चेयरमैन पर्सन के हेड में, यानी कि हायर अथॉरिटी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, इनको इलेक्टेड किया गया था परमानेंट चेयरमैन ऑफ द असेंबली। ठीक है, तो 9 दिसंबर 11 1946 के अंदर जो है राजेंद्र प्रसाद को इलेक्टेड किया गया था परमानेंट चेयरमैन, यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में असेंबली के रिगार्डिंग इनको चेयरमैन बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था। फिर एच.सी. मुखर्जी और जो हमारे बेसिकली हैं सेकंड हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वो हैं कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी। ये दो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि अपॉइंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ठीक, सो दिस ऑल अबाउट दिस वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से मेंबर थे और उनका क्या क्या रोल था। जैसे कि हमारे सचिंदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे जो कि अपॉइंट किए गए थे चेयरमैन के लिए। ठीक है, और जो कि हमारी फ्रेंच प्रैक्टिस से लिया गया है। फिर जो हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं ये अपॉइंट किए गए थे एज ए प्रेसिडेंट, और जो हमारे एच.सी. मुखर्जी हैं और हमारे कृष्णामाचारी हैं ये हमारे अपॉइंट किए गए थे एज दी वाइस प्रेसिडेंट। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताता है हमारा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर के अंदर फ़िलॉसफी कैसे रहेगी, फंडामेंटल किस बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इमर्ज हो करके आएगा। यानी कि इसके अंदर मेंशन रहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, क्या क्या हमारे आर्टिकल्स किस जगह पे सिचुएटेड रहेंगे, किस जगह पे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहेंगी, किस जगह पे हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन हो रहे होंगे। ये आता है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। This Constituent Assembly declared its firm and solemn resolve to proclaim India as the independent sovereign republic and draw up for her गवर्नेंस एज दी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर बताया गया है कि यहाँ पे इंडिया जो है वो हमारा एज दी इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज करेगा जब ब्रिटिश रूल से हमको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर जो है हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंटली हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। ठीक, फिर है हमारी कि पावर और अथॉरिटी जो होंगी सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ गवर्निंग ड्राइव्ड फ्रॉम द पीपल। यानी कि जो हमारी सोवरेन इंडिया है, सोवरेन इंडिया क्या होता है? सोवरेन इंडिया होता है सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया। सोवरेन स्टेट वो स्टेट होता है जिसके अंदर हमारी ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो हमारी आज़ादी है, फ्रीडम है, वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर के थ्रू है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सोवरेन स्टेट है वो हमारी ड्राइव्ड होगी पीपल के लिए। यानी कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी पीपल के रिगार्डिंग अपने पर्टिकुलर पावर को इम्प्लीमेंट कर रही होगी। फिर आता है हमारा वेरिन शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस सोशल इकोनॉमिक। तो ये आप देख लेना कि जैसे हमारे जस्टिस पे बेस्ड हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इक्वलिटी स्टेटस हो गया, इक्विटी बिफोर लॉ हो गया, फ्रीडम ऑफ थॉट हो गया, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशनल एसोसिएशन, एक्शन, ये सारे जो हैं सब्जेक्ट जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन रहेंगे। और ये हमारे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, हर एक इंडिविजुअल को जो इंडियन से रिलेटेड है वो हमारे प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये आप देखेंगे क्योंकि हमारी बाद में जो है जैसे कि मुस्लिम लीग भी है, तो इनको भी, हमारी मुस्लिम लीग को भी हमने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी। इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, बिलीफ हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमने उनको भी प्रोवाइड की थी मुस्लिम लीग को, क्योंकि जो है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने थे। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था। Wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward tribal areas और depressed and other backward classes। तो यहाँ पे जो है हमारे बेसिकली ट्राइबल रीजन्स के अंदर और जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी हमने जो है यहाँ पे पावर प्रोवाइड की है। ठीक है, और डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको भी हमने पावर प्रोवाइड की है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है। फिर है हमारा टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक एंड सोवरेन राइट लैंड सी एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड रिलेशन।
ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन टू प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी मेंशन किया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर कि जो हमारा बेसिकली वर्ल्ड पीस के रिगार्डिंग हम अपना प्रमोशन करेंगे। यहाँ पे हम इंडिया जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा वर्ल्ड पीस के रिगार्डिंग और मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए, बट जितने भी हमारे हम सभी मैनकाइंड है उनके वेलफेयर के लिए हमारा जो है इंडिया रिस्पॉन्सिबल रहेगा और उनका वेलफेयर कर रहा होगा जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। वेदर इट विल बी दी कंट्री रिलेटेड और इट विल बी दी सब कॉन्टिनेंट रिलेटेड, ठीक है। तो पर हर एक ह्यूमन के लिए जो है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा होगा। अब ये जो हमारा रेजोल्यूशन है ये हमारा अडॉप्ट किया गया था असेंबली के द्वारा जनवरी 22, 1947 के अंदर, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा दिसंबर 13, 1946 के अंदर, जिसके अंदर जो है जवाहरलाल ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए थे, ठीक है। और ये फाइनली हमारा अडॉप्टेड हुआ था जनवरी 22, 1947 में, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने समझ लिया कि हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड क्या आई, फिर हमने कंपोजिशन समझा। जैसे हम डिमांड बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो हमारे जो एम.एन. रॉय हैं और हम कह सकते हैं एस.एन. अग्रवाल हैं और सोशल पार्टी थी, ये हमारे इंडिविजुअल ग्रुप्स थे जो हमारे वर्क कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। इसके अलावा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 1935 के अंदर पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने की डिमांड रखी थी। फिर जो हमने बात की कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके अंदर जो है हमारे ब्रिटिश स्टेट्स आते हैं और प्रिंसली स्टेट्स आते हैं। ब्रिटिश स्टेट्स वो होते हैं जो हमारे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, उनको राइट्स दिए गए ये आते हैं। फिर उन्होंने और हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो होते हैं जो हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे इंडिया के, जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं आ रहे होते, ठीक। इसके अंदर हमने बात की कि किस किस और सभी सेक्शन को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, चाहे वो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख्स हो, पारसीज हो, एंग्लो इंडियंस हो, इंडियन क्रिश्चियंस हो, SC STs हो और वुमेन हो, सभी सेक्शन के पीपल को जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर हमने बात की वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आपको नेम्स ध्यान रखने हैं कि जैसे कि हमारे सचिदानंद सिन्हा हैं, वो हमारे ओल्डेस्ट मेंबर हैं और वो हमारे चेयरमैन बने थे असेंबली के। ये हमने प्रैक्टिस इवॉल्व की फ्रेंच प्रैक्टिस के थ्रू। इसके अंदर जो हमारे प्रेसिडेंट बने वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने वो हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट बने HC मुखर्जी एंड दी कृष्णमाचारी, ठीक है। फिर हमने बात की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के अंदर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और ये हमारा स्टार्टेड हुआ था दिसंबर 13, 1946 में और हमारा अडॉप्ट किया गया था जनवरी 22, 1947 में, ठीक। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दी व्हाट आर दी चेंजेस विच आर डेवलप्ड बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।